नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके बीच लाए हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम। आज हम दोस्तों नेशनल इनकम के सबसे मुश्किल सवाल जो इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। हमारे जितने मेथड्स हैं हम एक एक करके सभी मेथड्स के बारे में यहाँ पे जानेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है। जो भी हमारे मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं, बच्चों, अनअकैडमी अपने प्लेटफॉर्म पर एक बहुत ही ज़बरदस्त फीचर आप लोगों के लिए लेकर आई है जिसका नाम है आस्क अ डाउट। इस फीचर के तहत अगर क्लास 6ठी से लेकर 12वीं तक मैथ्स और साइंस में अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट अगर आप लोगों को लगता है कि आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो आप अनअकैडमी आस्क अ डाउट पर इस क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसको पूछने का जो तरीका है मेरे दोस्तों वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने अपने मोबाइल ऐप पर सबसे पहले अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन इंस्टॉल करना है। जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे बच्चों तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आप लोगों को दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप लोगों ने अपनी क्लास सेलेक्ट करने के बाद अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर पे क्लिक करना है और इसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से एक ऑप्शन आएगा, टेक अ पिक्चर, चूज़ फ्रॉम गैलरी। अगर आपको लगता है कि आपका डाउट आपकी गैलरी पे है तो आप चूज़ फ्रॉम गैलरी सेलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप टेक अ पिक्चर पे भी क्लिक कर सकते हैं। टेक अ पिक्चर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने कैमरा खुल जाता है। कैमरे से आपने फ़ोटो क्लिक करनी है, ओके किया। जब इतना हो जाता है बच्चों तो आपने अपने क्वेश्चन का जो पोर्शन, पूरा जो क्वेश्चन है सिर्फ उसी को ही सेलेक्ट करना है। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी आपके क्वेश्चन में सेलेक्टेड नहीं होना चाहिए। तो जो क्वेश्चन था उसको मैंने कम्प्लीटली एकदम सेलेक्ट कर लिया है और देखिए ये क्वेश्चन अब अनअकैडमी के पास अपलोड हो रहा है। क्वेश्चन अपलोड हो चुका है। मुझसे पूछ रहा है कि विच सब्जेक्ट इज़ द डाउट फ्रॉम। ये डाउट मैथमेटिक्स से है दोस्तों, तो मैं मैथमेटिक्स पे क्लिक कर देता हूँ और इसके कुछ ही देर के बाद आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन हमारे पास आ चुका है। और अब देखिए मैं इस व्यू सॉल्यूशन पे क्लिक करूँगा तो इस क्वेश्चन का जो वीडियो सॉल्यूशन है वो मुझे मिल जाएगा। तो बच्चों, क्लास 6ठी से लेकर 12वीं क्लास तक मैथ्स और साइंस में जो आपके डाउट्स हैं वो आप अनअकैडमी आस्क अ डाउट पर पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे होंगे जो शायद हो सकता है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे ना हो या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आपको शायद उसका वीडियो सॉल्यूशन ना मिले। तो उस सिचुएशन में हमारे जो अनअकैडमी के एक्सपर्ट होंगे वो इसका सॉल्यूशन खुद लिखकर आप लोग को सेंड करते हैं। तो बच्चों, कोई सा भी डाउट अगर आपका हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, सॉल्यूशन जरूर मिलेगा अनअकैडमी पर। अनअकैडमी आस्क अ डाउट। इस फीचर को अवेल करने के लिए दोस्तों, जब आप अनअकैडमी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो वहाँ पर आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा। तो जितने भी न्यू यूजर्स हैं वो हमारा रेफरल कोड AC लाइव यूज करके इस फीचर का फायदा उठा सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इस फीचर पे पहुंचना चाहते हैं तो उसका जो लिंक है हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहां से भी आप डायरेक्ट इस अनअकैडमी आस्क अ डाउट फीचर तक पहुंच सकते हैं बच्चों। तो चलिए पढ़ते रहिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में हमारे बेसिकली 3 मेथड होते हैं इनकम को फाइंड करने के। सबसे पहला मेथड है हमारा प्रोडक्ट मेथड। सेकंड पे है इनकम मेथड और लास्ट मेथड है हमारा एक्सपेंडिचर मेथड। देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले जो इन तीनों मेथड में से करेंगे, हम सबसे पहले इनकम मेथड को यहां पे समझेंगे डिटेल से। प्रोडक्ट मेथड के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि ये काफी बड़ा टॉपिक है। आज की वीडियो में हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड को समझेंगे क्योंकि ये आसान है और इससे ही ज्यादातर क्वेश्चन आता है आपका। तो 6 नंबर अगर आपको अपने पक्के करने हैं तो भैया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और समझें कि किस तरह से हम इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से नेशनल इनकम को फाइंड करते हैं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हम अपना सबसे पहला मेथड, इनकम मेथड। चलिए दोस्तों चलते हैं हम अपने इनकम मेथड की ओर। इनकम मेथड में देखिए जी, नेशनल इनकम फाइंड करनी है, यानी आप जो भी इनकम अर्न करते हो। अब इनकम अर्न होती है जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो फैक्टर्स जब फैक्ट्री में जाके काम करते हैं, वहां पे प्रोडक्शन करते हैं, उसके बदले उनको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उसे हम इनकम कहते हैं।
तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जी आपके लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। ये 4 प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं। इन चारों फैक्टर्स को इसके बदले इनको रिवॉर्ड्स मिलता है, तो उसी के बारे में हमें यहां पे इनकम मेथड में समझना है। तो सबसे पहले लैंड के बदले मिलता है जी रेंट, लेबर के बदले मिलती है वेजेस, कैपिटल के बदले मिलता है इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को मिलता है प्रॉफिट। ये 4 चीजें हैं, लैंड के बदले रेंट, लेबर के बदले वेजेस, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर। यानी एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो रिस्क टेकर होता है, जो बिजनेस करने का रिस्क लेता है, तो उसको उसके रिस्क के बदले क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। अब बच्चे कुछ बोलते हैं भैया लॉस भी तो मिल सकता है, तो भैया हम नेगेटिव क्यों होए, हम क्यों सोचे नेगेटिव? लॉस कोई कभी बिजनेस ये सोच के करता है कि यार आज मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं और शाम तक मुझे लॉस हो जाए। हर कोई प्रॉफिट के मोटिव से बिजनेस करता है। क्लियर? तो यहां पे 4 फैक्टर्स है प्रोडक्शन के। इन्हीं चारों फैक्टर्स को कैसे इनकम मेथड में हमें समझना है, देखिए आगे। देखो स्टूडेंट्स, यहां पे हमें इनकम मेथड में सबसे पहले जो चीज फाइंड करनी होती है उसे हम कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम निकालने से पहले हमें डोमेस्टिक इनकम निकालनी होती है, और डोमेस्टिक इनकम को यहां पे लिखा जाता है इकोनॉमिक्स टर्म में एनडीपी एट एफसी। यहां पे एन का मतलब है नेट, डीपी का मतलब है डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एफसी का मतलब है फैक्टर कॉस्ट। एनडीपी एट एफसी, इसको निकालने के लिए आपको 3 चीजों को यहां पे जोड़ना होता है। तो सबसे पहले है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज प्लस मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है दोस्तों, एक एक करके वैसे हम समझेंगे अभी डिटेल से सारी चीजों को। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो भी अब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं इनकी इनकम को ऐड कर देंगे, तो इन तीनों को जोड़ने के बाद हमारी डोमेस्टिक इनकम आ जाती है। अब यहां पे ऑपरेटिंग सरप्लस क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और मिक्स्ड इनकम, एक एक करके समझेंगे। देखिए जी, सबसे पहला आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। अगर आपको पर्टिकुलर्स में डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन हो, जिसका मतलब है कि जो भी यहां पे आपकी इकोनॉमी में प्रोडक्शन को ऑपरेट करते हैं उनको जो रिवॉर्ड्स मिलता है उसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस कहते हैं। अगर आपको डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो आपको और कोई वैल्यू नहीं देखनी, ऑपरेटिंग सरप्लस को देखना है। लेकिन अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा तो हमें पहले ऑपरेटिंग सरप्लस को भी निकालना पड़ेगा। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को कैसे निकालते हैं समझिए। सबसे पहला है आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। देखो जी, इसमें सबसे पहली चीज आती है आपका रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, और लास्ट आपका आता है रॉयल्टी। क्या होते हैं ये जरा समझेंगे। रेंट, अगर आपकी भाई कोई लैंड है, कोई आपका हाउस है, उसको आपने रेंट पे दे रखा है, तो उससे जो इनकम अर्न होगी, इनकम हुई हमारी, तो उसे हम ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर ऐड करेंगे। अगर हमने किसी को पैसा लोन पे दिया है, उसके बदले जो हमें इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी हमारा इनकम का पार्ट है, इसको भी हम अपनी इनकम मेथड में ऐड करेंगे। प्रॉफिट, आपका कोई भी बिजनेस चल रहा है भाई, जितना भी आपके बिजनेस से आपको प्रॉफिट हुआ उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फोर्थ है बच्चों रॉयल्टी। ये बहुत ही अच्छी चीज है, टॉपिक है कि रॉयल्टी का मतलब होता है गुडविल। गुडविल का मतलब कि जब आपका नाम हो जाता है तो आप अपने नाम से ही पैसा कमाना शुरू कर देते हो। जैसे कि हमारे मैथ्स के टीचर अनुराग सर हैं, तो भाई आज उनके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं तो नाम से ही पर्सन पैसा कमाना शुरू हो जाता है। समझ रहे हो बात को?
ऐसे ही आप एग्जाम्पल देखो भाई, मैकडी है, बिट्टू टिक्की वाला है हमारा, इनके नाम से चीजें बिकती हैं अब। तो भाई इस नाम का भी पैसा है, तो इसलिए जो इनकम अर्न होगी नाम से उसे हम कहते हैं रॉयल्टी। क्या कहते हैं? रॉयल्टी। क्लियर? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, इन चारों को जोड़ेंगे तो ऑपरेटिंग सरप्लस आएगा। क्लियर है? लेकिन बच्चों आपको पेपर में पर्टिकुलर्स में रेंट तो दिया रहेगा, इंटरेस्ट भी दिया रहेगा और रॉयल्टी भी दिया रहेगा, लेकिन कभी कभी आपको प्रॉफिट नहीं देता। अब प्रॉफिट नहीं देगा तो प्रॉफिट को भी फाइंड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो चारों चीज चाहिए। तो चारों चीजों के लिए प्रॉफिट को कैसे फाइंड करेंगे, ये इसका ए पार्ट देख लो, प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं। प्रॉफिट के लिए आपको सबसे पहले जोड़ना पड़ता है भैया प्रॉफिट का वो पार्ट जिसे हम डिविडेंड कहते हैं। डिविडेंड का मतलब जो भी मुझे प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट से मैंने जो मेरे साथ शेयर होल्डर्स हैं उनके साथ अपना जो प्रॉफिट बांटा, उनमें डिस्ट्रीब्यूट किया, उसे हम कहते हैं डिविडेंड। या इसके अलावा इसका एक और नाम होता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो प्रॉफिट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अपने शेयर होल्डर्स के साथ। क्लियर? सेकंड होता है इसमें कि प्रॉफिट का वो पार्ट जो मैं टैक्स के तौर पे पे कर देता हूं, जिसे हम कहते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। है तो ये मेरी इनकम का पार्ट है भाई, ये प्रॉफिट का पार्ट है, तो कॉर्पोरेट टैक्स। इसके अदर नेम्स होते हैं भैया बिजनेस टैक्स, या इसको हम कहते हैं प्रॉफिट टैक्स। क्या कहते हैं इसे? प्रॉफिट टैक्स। तो आपको पर्टिकुलर्स में ये सारे नाम मिल जाएंगे और ये तीनों ही नाम आपको याद करने, कोई सा भी एक दे देगा। लेकिन बच्चों कभी कभी क्या होता है, आपको पर्टिकुलर में एक चीज एक्स्ट्रा दे देता है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा चीज दे देगा, प्रॉफिट टैक्स की जगह लिख देगा यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब जहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है, अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसे ऐड करना है या नहीं करना। तो समझो इस चीज को, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब कि टैक्स पे करने के बाद आप पे कितना पैसा बचा, यानी हमने इसमें वो चीज तो ऐड ही नहीं की जितना हमने टैक्स पे किया। तो हमें वो चीज ऐड करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी, जरा सोचो, दिमाग लगाओ कि भाई प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का मतलब प्रॉफिट टैक्स पे करने के बाद जो मेरे पास पैसा बच गया। मान लो मेरे पास 500 रुपये बच गए, लेकिन मैंने प्रॉफिट टैक्स 200 रुपये दिया था, तो वो भी तो इनकम का पार्ट था, वो भी तो पे किया है। तो भाई अगर आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिले तो इसमें आपको ऐड करना पड़ता है ये सेकंड वाले पॉइंट को, या तो आपको कॉर्पोरेट टैक्स दे देगा, या बिजनेस टैक्स दे देगा, या प्रॉफिट टैक्स दे देगा। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? ये कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, अच्छे बच्चे इसमें फंस जाते हैं। तो भाई यहाँ पे इस चीज का ध्यान देना कि अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा है तो उसमें कॉर्पोरेट टैक्स को ऐड करना पड़ेगा। क्लियर? थर्ड प्रॉफिट का वो पार्ट जो मैं अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर नहीं करता भाई, उसे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स, इसके अदर नेम्स होते हैं भैया अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे देगा आपको, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। या इसके अलावा इसका कभी कभी नाम आ जाता है हमारे लिए, एक सेकंड, रिजर्व्स। ये सारे पर्टिकुलर्स में नाम आते हैं भैया, कोई भी नाम आ जाएगा, आप फिर बोलोगे भैया ने तो बताया नहीं ये चीज। तो भाई रिटेन्ड अर्निंग्स आए, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, रिजर्व, सरप्लस, या एक और कभी नाम दे देता है इसका सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर की जो भी सेविंग है, यानी इनकम का वो पार्ट जो मैं अपने प्रॉफिट से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा। भाई कल को कुछ फ्यूचर अनसर्टेनिटीज हो गई भाई, उस सिचुएशन के लिए मुझे अपने पास कुछ पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा कि नहीं रखना पड़ेगा। तो प्रॉफिट का वो पार्ट जो मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता, उससे हम कहते हैं रिटेन्ड अर्निंग या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, सरप्लस,
रिजर्व्स या सेविंग ऑफ प्राइवेट सेक्टर। तो देखो समझो, ऑपरेटिंग सरप्लस अगर डायरेक्ट आपको पर्टिकुलर में दे रखा हो तो बहुत अच्छी बात है भाई, आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, मजा आ जाएगा कि डायरेक्ट ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया, बड़े खुशकिस्मत हो गया आप। लेकिन अगर नहीं दिया होगा तो उसके बाद आपको इन चारों को ढूंढना पड़ेगा, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। इन चारों को ढूंढोगे, अगर इन चारों में से एक भी गायब है जिसका नाम है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट को भी फाइंड करना पड़ेगा। उसके लिए आपको इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स। लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चन थोड़े मुश्किल हो जाते हैं, तो जिसमें आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे देगा, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को भी आपको ऐड करना पड़ेगा और कॉर्पोरेट टैक्स को भी ऐड करना पड़ेगा। जब दोनों को ऐड करोगे तो आपका पूरा ये बन जाएगा और इन तीनों को ऐड करके आपका प्रॉफिट आ जाएगा। समझ में आया या नहीं? सिंपल सा समझो भाई, ये ऑपरेटिंग सरप्लस है। एग्जाम्पल से समझाऊं तो देखो, अगर आपके घर में कभी शादी का कार्ड आता है, तो शादी का कार्ड आता है अगर आपके दादाजी जिंदा हो तो भाई आपको सिर्फ दादाजी को कार्ड देना होता है, बाकी के सारे लोग उसमें काउंट हो जाते हैं। सेम ऐसे ही अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है तो आपको इन सबको देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किसको देखना है भाई? दादाजी को। क्लियर? ऑपरेटिंग सरप्लस यहां पे दादाजी है। ऑपरेटिंग सरप्लस दादा है, दादा के 4 लड़के हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। अगर दादाजी नहीं रहे, दादाजी नहीं रहे तो इस सिचुएशन में कार्ड किसके नाम पे आएगा? दादा के 4 बेटों के नाम पे, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। आपको इन चारों को ढूंढना पड़ेगा, इन चारों को कार्ड देना पड़ेगा, यानी अपनी नेट इनकम फाइंड करने में इन चारों को ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अगर इनमें से भी एक भाई नहीं रहा, प्रॉफिट, तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट के जितने बेटे हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स, इन तीनों को ऐड करना पड़ेगा। समझ में आया? ये आपका फर्स्ट हो गया ऑपरेटिंग सरप्लस। अब हम चलते हैं सेकंड की ओर, जो है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। तो थोड़ा इसको रफ कर लेते हैं। चलिए जी, सेकंड की ओर चलते हैं हम, जिसका नाम है भैया हमारा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज को मिलने वाला कंपनसेशन, यानी जितने भी एम्प्लॉयज हैं आपके अंडर काम करने वाले, आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो आपके अंदर काम भी कर रहे होंगे लोग, तो उनके बदले उनको रिवॉर्ड जो मिलता है, इसे हम कहते हैं, सबसे पहला इसमें आएगा जी वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। कैश के तौर पे आपके पास जितना भी पैसा आता है भाई, आपने काम किया, आपको उसके बदले मजदूरी मिली जो भी, तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश सबसे पहले ऐड होगा। दूसरा होता है जी वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। काइंड का मतलब होता है जी किस्म के रूप में। किस्म का मतलब कि आपको आपकी कंपनी से अगर मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, आपको आपकी कंपनी से हाउस मिल गया रहने के लिए, आपको आपकी कंपनी से कार मिल गई, तो ये सारी चीजें काइंड के तौर पे आती हैं। तो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश के साथ वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, इसको ऐड करेंगे। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जी, एम्प्लॉयर्स। ध्यान से समझना जी, यहां पे सिर्फ ई और आर का फर्क आ जाता है। यहां पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन होता है। अभी बताता हूं क्या है ये प्रॉब्लम, यहां पे कैसे आती है। एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एम्प्लॉयर्स, देखो बच्चों, कभी कभी नहीं आपको पर्टिकुलर्स में एम्प्लॉयर्स की जगह क्या दे देता है? एम्प्लॉयज दे देता है। अब एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज के बीच का डिफरेंस समझो, यहाँ पे डबल ई आ जाता है और यहाँ पे ई आर है, इतने से में क्वेश्चन गलत हो जाता है। एम्प्लॉयर होता है जो रोजगार देता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं मालिक हूं तो मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूं, तो मैं एम्प्लॉयर हुआ, और मेरे अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो मेरे एम्प्लॉयज होंगे। तो आपकी सोशल सिक्योरिटी मतलब समाज के लिए सुरक्षा देने में एम्प्लॉयर्स का योगदान होगा या एम्प्लॉयज का योगदान होगा?
भाई मालिक आपकी सुरक्षा करेगा या नौकर मालिक की सुरक्षा करेगा? यहाँ पे इतना सा क्वेश्चन फंसा देता है बच्चों को, क्योंकि एम्प्लॉय भी आ जाता है और एम्प्लॉयर्स भी आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको ऐड करें। तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन आता है, किसका आएगा? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। जैसे आपका पीएफ कटता है, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं हम, ग्रेच्युइटी बोलते हैं, तो ये सारी चीजें ऐड होती हैं एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। कभी कभी बच्चे मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं, इसमें एक ओल्ड एज पेंशन भी आता है। देखो जी, ओल्ड एज पेंशन को हमें नेशनल इनकम में काउंट नहीं करना। ओल्ड एज पेंशन का मतलब है बच्चों कि वो लोग जो वृद्ध हो चुके हैं उसके बदले उनको जो पेंशन मिलती है उसे ओल्ड एज पेंशन कहेंगे। लेकिन ये पेंशन जो देती है ये गवर्नमेंट देती है, और गवर्नमेंट इसको देती है एज अ ट्रांसफर इनकम। तो ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होती। तो कभी आपको ओल्ड एज पेंशन मिलती है उसको नेशनल इनकम में काउंट मत करना, देखना भी मत उसकी ओर, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 3 चीजें ऐड करी, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स ER है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ऑपरेटिंग सरप्लस के 4 पार्ट बने थे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के 3 पार्ट बने। यानी ये यहां पे दादा है तो उसके दादा के कितने बच्चे हैं भाई? 3। अगर दादा नहीं दे रखे, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा, तो हमें उसके 3 बच्चों को ढूंढना पड़ेगा, जिनका नाम है वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ठीक है भाई, मालिकों का सामाजिक सुरक्षा में योगदान। कोई दिक्कत? ये तीनों पॉइंट ऐड करके अब हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, लास्ट बचा मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो भैया मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड आपको एज इट इज मिलता है। इसमें हम किसकी इनकम को ऐड करते हैं? तो इसमें हम इनकम ऐड करते हैं दोस्तों जितने भी लोग अपना सेल्फ एम्प्लॉयड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टीचिंग कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ट्यूशन, तो मैं किसी के अंदर काम नहीं कर रहा, सेल्फ एम्प्लॉयड हो गया। ऐसे एक डॉक्टर है जो दुकान खोल के बैठा है, ऐसी एक वकील है, तो ये सब सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं और इनकी इनकम को हम काउंट करते हैं मिक्स्ड इनकम में। और जब इन तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा आ जाएगा डोमेस्टिक इनकम। कौन सी इनकम आ जाएगी जी? डोमेस्टिक इनकम। लेकिन हमें डोमेस्टिक इनकम थोड़ी निकालनी है, हमें तो नेशनल इनकम चाहिए। तो नेशनल इनकम कैसे निकलेगी आगे देखिए। अब हमने निकाल लिया है यहाँ पे अपनी डोमेस्टिक इनकम, लेकिन हमें चाहिए नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए सबसे पहले यहाँ लिखेंगे नेशनल इनकम, और इसका कोड लिखेंगे भैया NNP एट FC। NNP एट FC लिखा। जो आपने डोमेस्टिक इनकम निकाली है, डोमेस्टिक इनकम NDP एट FC, इसमें हमें ऐड करना होता है NFIA। NFIA क्या है इसको समझिए। NFIA इक्वल्स टू होता है जिसका पूरा नाम होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। यानी विदेशों से जो भी आपके पास पैसा आया नेट। अब देखो सिर्फ पैसा आता ही नहीं है, जाता भी है, तो देनी और यहाँ पे लेनी दोनों चीज हो रही है। तो देखो भाई NFIA निकालने के लिए फॉर्मूला होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इनकम आ गई आपकी भैया फ्रॉम अब्रॉड माइनस जितना पैसा आपके पास आया और जितना आपने दिया, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी जितना पैसा बाहर से आया और जितना आपने दिया उसके डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? NFIA। क्लियर? चलिए दोस्तों समझते हैं इस क्वेश्चन को एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू। यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स दे रखे हैं 11 और इनको हमें नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए यूज करना है। तो क्वेश्चन है आपका नेशनल इनकम फाइंड करें। ठीक है जी, तो मैंने आपको सबसे पहली बात जो बताई, आपको सबसे पहले चाहिए डोमेस्टिक इनकम,
और डोमेस्टिक इनकम फाइंड करने के लिए हमें लिखना है यहाँ पे एनडीपी एट एफसी, और इसके लिए हमें तीन चीजों को यहाँ पे ऐड करना है। सबसे पहला ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज और मिक्स्ड इनकम। अब आप जल्दी से पर्टिकुलर्स में ढूंढेंगे क्या हमें ऑपरेटिंग सरप्लस दे रखा है, तो भाई हमें यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दे रखा। क्या हमें यहाँ पे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे रखा है, तो हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी नहीं दे रखा है। क्या हमें यहाँ पे मिक्स्ड इनकम दे रखा है, तो हाँ जी हमें यहाँ पे मिक्स्ड इनकम 700 दे रखा है। अब हमें ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिया, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड करेंगे। तो ऑपरेटिंग सरप्लस को फाइंड करने के लिए आपको चार चीजें चाहिए, रेंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट एंड रॉयल्टी। हमें यहाँ पे रेंट दे रखा है जी 1000, तो हम लिख देंगे भाई यहाँ पे 1000। इंटरेस्ट हमें दे रखा है 2000, तो जी इंटरेस्ट ऐड हो गया जी 2000। क्या हमें यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है, तो नहीं, हमें यहाँ पे प्रॉफिट नहीं गिवन। तो प्रॉफिट के लिए आपको पता है तीन चीजें चाहिए होती हैं, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स और रिटेन्ड अर्निंग्स या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल सकते हैं हम उसे। तो हमें इन तीनों चीजों को यहाँ पे देखना है कि क्या दे रखा है। हमें यहाँ पे डिविडेंड दे रखा है, हमें यहाँ पे कॉर्पोरेट टैक्स दे रखा है और रिटेन्ड अर्निंग्स दे रखा है। तो हम इन तीनों को यहाँ पे ऐड कर लेंगे भाई, 500 प्लस 200 और 400, तीनों को ऐड कर लिया हमने, हमारा प्रॉफिट निकल चुका है। क्या हमें यहाँ पे रॉयल्टी गिवन है, देखते हैं भाई। रॉयल्टी हमें दे रखी है कितनी, 400। इन सबको प्लस कर लेंगे भाई, जितना टोटल आएगा उसको सामने लिख लेंगे। तो भाई 1000, 2000, 3000 और ये हमारा 1100, 4100 और 400, 4500 हो गया जी हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस। यानी हमें एक वैल्यू तो पता चल गई है ऑपरेटिंग सरप्लस, लेकिन हमें सीओई कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी नहीं गिवन। तो हम सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज भी यहाँ पे फाइंड करेंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज के लिए हमें चाहिए था क्या, अब पर्टिकुलर्स में देखो हमें दे रखा है वेजेस एंड सैलरीज। तो यहाँ पे वेजेस एंड सैलरीज पूरा दे दिया है, इसका मतलब इन कैश और इन काइंड दोनों हमें दे रखा है इसमें ही, वेजेस एंड सैलरीज में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे भाई वेजेस एंड सैलरीज, प्लस करना है इसमें आप बचा हुआ है हमारा एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। देखो भाई, अगर आपको एम्प्लॉयज दिया हो वो ऐड नहीं करना, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन आता है, तो एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, एम्प्लॉयर्स का कंट्रीब्यूशन है सोशल सिक्योरिटी स्कीम में। तो वैल्यू देख लेंगे, वेजेस एंड सैलरीज दे रखा हमें 4000 और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम दे रखा है जी हमें 1000। तो 4000 में 1000 जोड़ेंगे तो कितना आ गया जी हमारा ये 5000। देखो भाई, तीनों वैल्यू अब हमें मिल गई है। ऑपरेटिंग सरप्लस 4500, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज 5000 और मिक्स्ड इनकम है हमारी 700। तो जी इसका टोटल आपका हो गया है 10,200। यानी हमारी डोमेस्टिक इनकम हमने फाइंड कर ली है जो है 10,200 रुपए। क्लियर, ऑपरेटिंग सरप्लस और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज निकाल के। अब हमें चाहिए जी नेशनल इनकम। नेशनल इनकम फाइंड करने के लिए हमें क्या करना है जी, डोमेस्टिक इनकम, आपकी जो डोमेस्टिक इनकम निकली है जिसे हम कहते हैं एनडीपी एट एफसी, एनडीपी एट एफसी में हमें डीपी से एनपी पे जाना है सिर्फ।
एनएनपी एट एफसी, देख रहे हो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम का डिफरेंस सिर्फ यही है, एनपी और डीपी, यानी डोमेस्टिक से नेशनल लेवल पे जाने के लिए हमें इसमें ऐड करना है एनएफआईए। तो क्या हमें यहाँ पे एनएफआईए दे रखा है? तो हमें एनएफआईए नहीं दे रखा, तो हम पहले एनएफआईए को निकालेंगे। तो एनएफआईए को फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस टू अब्रॉड, जितना पैसा आया और जितना पैसा गया। तो भैया आया हमारे देश में 100 और गया हमारे देश से 200, तो हमारा एनएफआईए हो गया जी माइनस का 100, वैल्यू माइनस में आ गई। तो हमें डोमेस्टिक इनकम दे रखा है कितना, 10,200, उसमें हमें प्लस करना है माइनस का 100, तो 10,200 में से माइनस 100 कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा जी नेशनल इनकम यहाँ पे 10,100। ये हमारा नेशनल इनकम निकल चुका है। एक पूरे न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से आपको मैंने समझा दिया कि किस तरह से आपको सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम निकालना है। उसमें 3 चीज़ें चाहिए होती हैं, अगर उन तीनों में से ये 2 नहीं दिया तो हमें उनको सबसे पहले फाइंड करना है और उसके बाद उसमें एनएफआईए ऐड करके हम नेशनल इनकम निकाल सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं जिनको नेशनल इनकम बहुत मुश्किल टॉपिक लगता है भाई। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।